साथियों नमस्कार। आज 40वीं बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगिता का पीटी का हम लोग विश्लेषण करेंगे। ये 1995 का क्वेश्चन बैंक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जॉन ने एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी और यह 1857 की चीज है। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। सावरकर ने इसे पहला स्वतंत्र संग्राम कहा। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर कहेंगे तो सर जॉन के हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो ऑप्शन देखिए, खेतीहर मजदूर, बी में है साहूकार, कृषक, जमींदार। तो यहाँ साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। ये 1857 ये दो वर्ग ऐसे थे जिन्होंने भाग नहीं लिया। 1857 का विद्रोह व्यापक पैमाने पर फैला, फिर भी अधिकांश साहूकार एवं जमींदार इसमें शामिल नहीं हुए। कई भारतीय रजवाड़े और स्वार्थी जमींदारों की निष्ठा अंग्रेजी के प्रति बनी ही रही। ये दुर्भाग्य है। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में स्वतंत्र विद्रोह के विस्फोट का सही कारण निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर ये आपका सही कर्म है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो खोड़ जनजाति था जो मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने लगी और तमिलनाडु से बंगाल एवं मध्य प्रदेश के विस्तृत पहाड़ी में फैला जनजाति के मानव बलि मरीहा प्रथा को रोकने के प्रयास के कारण उसके नेता चक्र बिसोई के नेतृत्व में खोंड जाति के विद्रोह का सामना अंग्रेजों को करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। अगस्त 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने के नेतृत्व में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट, आयरलैंड की रहने वाली थी ये और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान भी थी। डॉक्टर एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में सरोजिनी नायडू बनी। अगर भारतीय महिला की बात हो तो 1925 में डॉक्टर सरोजिनी नायडू बनी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले। 1973 में महाराष्ट्र के समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने विधवा पुनर्विवाह एवं नारी उत्थान के साथ साथ सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्य अप्रभावित रहा? तो इसमें 2 और 3 है, यानी कृषक और मुसलमान वर्ग ये अप्रभावित रहा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट का था, एस सुब्रमण्यम अय्यर का था, लेकिन HS ऑलकट का नहीं था। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। वहीं सुब्रमण्यम अय्यर के साथ एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्थापना की। ऑलकट थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी।
किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसे ये है MK गांधी, महात्मा गांधी। तुर्की साम्राज्य के खलीफा के विरुद्ध उठाए कदम के कारण मुसलमान एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हिंदू अंग्रेजों से नाराज थे, इसलिए महात्मा गांधी ने इसे एकता के अवसर के रूप में देखा। क्वेश्चन नंबर 11, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो इसका आंसर 1, 2, 3 और 4, मतलब चारों आंसर हो जाएगा। तो चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड हो गया था, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया था, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन हो गया और गांधी जी की अरेस्ट हो गई। मतलब ये सारा असहयोग आंदोलन के स्थगन के सही क्रम को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और यह प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न भी दिया गया है। पश्चिमोत्तर भारत में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करने वाले एवं लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है और इनको ही खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापनकर्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो MN रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का राष्ट्रीय सदस्य बनने वाला पहला भारतीय MN रॉय था। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो माफ कीजिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ती हूँ। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन A और दूसरा कथन R है। देखिए, कथन A में पढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण R देखते हैं, इसका विस्तार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो इसका आंसर होगा, ये बात तो सत्य था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, लेकिन इसका ये कारण नहीं था कि इसका विचार कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। ये सरासर गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उली हातू गांव रांची में मुंडा परिवार में हुआ था। उनके पिता सुगना मुंडा थे तथा उनके धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे। क्वेश्चन नंबर 17, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। इसका आंसर है भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों में। बिहार के भागलपुर एवं झारखंड के राजमहल में संथाल नेता सिद्धू एवं कान्हों ने अपने अन्य भाइयों चांद एवं भैरव के साथ सन 1855-56 में अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सरकार की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 18, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो यह बहावी आंदोलन का केंद्र था। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे और वह 1831 में सिख सेनापति शेरसिंह से लड़ते हुए बालकोट में मारे गए। किसे लड़ते हुए? शेरसिंह से लड़ते हुए बालकोट में मारे गए। कौन? सर सैयद अहमद बरेलवी, जिन्होंने 1831 में ये युद्ध किए थे। पटना में इनायत अली और विलायत अली ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया। पटना में कौन किया? इनायत अली और विलायत अली, ये बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया। बहावी आंदोलन के 2 मुख्य केंद्र सीताना, यहाँ स्वतंत्र राज्य का गठन किया, और 2 में है पटना। यहाँ से धन तथा स्वयंसेवक सीताना भेजे जाते थे। सीताना कहने से तात्पर्य था उत्तर पश्चिमोत्तर भाग। अगर साथियों बहावी आंदोलन का अगर संक्षेप में कहिएगा कि यह क्या था, तो यह मुस्लिम धार्मिक सुधारों से रिलेटेड एक नियम था, लेकिन फिर
बाद में चलकर उन्हें ये ज्ञात हुआ, जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वहाबी आंदोलन से ज़्यादा ज़रूरी है अंग्रेज़ों को भगाना, और अंग्रेज़ जब तक यहाँ से भागेंगे नहीं, वहाबी आंदोलन सार्थक साबित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो चंपारण में हुआ था नील का विद्रोह, 1917 की बात है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। बिहार, वैसे तो 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, लेकिन गंगा शरण सिंह एवं रामानंद मिश्र इनमें दोनों सदस्य थे, किंतु विधिवत रूप में यह 1934 में बनाया गया। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? तो सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार सौर ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। इसलिए वर्तमान में विश्व के राष्ट्रों के साथ लेकर सौर ऊर्जा अलायंस बनाने की भारत ने पहल की है, ये बहुत अच्छी पहल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाटेज यानी वाट पर, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, हास्य गैस कौन है यानी लाफिंग गैस कौन है? तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हास्य गैस है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, यूरेनियम। तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के सल्फेट ये अस्थायी कठोरता का कारण है। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वव्यापी रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? तो O होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ था लगभग कितना में? तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, यानी पृथ्वी पर जीवन का उद्भव लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। क्वेश्चन साथियों, इसका आंसर 3 वर्ष पूर्व होगा, 3.5 अरब वर्ष पूर्व, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा करीबी दिख रहा है, बाकी नहीं, इसलिए इसमें 2 अरब वर्ष पूर्व ही कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे बड़ा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 29, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 30, मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा यानी वृक्षारोपण के द्वारा, प्लांटेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? तो कीवी। उड्डयनहीन कहने से तात्पर्य है कि यह उड़ नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यही सबसे परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा होती है उस समय वाष्पीकरण भी ज़्यादा तेजी से होता है, वेपोराइजेशन ज़्यादा तेजी से होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प, तना, पत्ती और जड़, यानी जड़ के बिना एक ट्री का इमेजिनेशन करना काफ़ी मुश्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 36, एस्पिरिन है तो एंटीपिरेटिक। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपिरेटिक। क्वेश्चन नंबर 37 है, अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है।
अपमार्जक शोधन अभिकर्ता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो बीटा, अल्फा, बीटा, गामा तीनों कण रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, मतलब ये स्तनी में आते हैं डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, 180 सीढ़ियों वाली एक, नहीं ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं, वो पीछे वाला 10 मैथ का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पीस क्या है? ये बहुत अहम सवाल है। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक राष्ट्रीय संगठन है। तो ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है, यानी इसका मुख्यालय, ग्रीन पीस का मुख्यालय नीदरलैंड में है। ये हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन, ये करेंट का सवाल है, इसलिए हमें इस क्वेश्चन नंबर 53 भी करेंट का है, 54 भी करेंट का है। साथियों, बीच में करेंट का सवाल आ गया था, इस वजह से हमें आगे बढ़ना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 81 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में प्राप्त मृत भांडों पर लाल रंग बहुत ही मात्रा में देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को समर्पित है। सोम को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल, और तीसरा मंडल सावित्री को समर्पित। इसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि हेतु 200 ऋचाएं की रचना की गई है। देखिए, इंद्र भगवान, अरे भाई साहब, इंद्र भगवान आकाश में ही तो रहते हैं ना, मतलब ज्यादा आकाश वाले लोग हमसे तो ज्यादा होंगे, तो 250, और अग्नि यानी आग, धरती से ही अग्नि का उत्पन्न हुआ है, तो 200, यानी ज़्यादा वाला को आकाश में रखिए और कम वाला को ज़मीन पे रखिए। इस प्रकार हम इसको एक कोड वर्ड में याद रख सकते हैं। तो इंद्र के लिए 250 अंक का प्रयोग किया गया है और अग्नि के लिए 200 अंक का। क्वेश्चन नंबर 84, बराबर की गुफा। क्वेश्चन नंबर 83 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6, 1/6 है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितना है? तो 1/6। क्वेश्चन नंबर 84, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। बिहार में बराबर पहाड़ी में आजीविकों को आश्रय दिया गया, जिसमें 4 गुफाओं, सुदामा की गुफा एवं कर्ण चौपर गुफा प्रमुख है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, यानी सुदामा एक चौपर आदमी जो कर्ज लेकर विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उप पूर्व। इसका आंसर है 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 86, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल के अंत में नगरों का क्रमिक पतन प्रारंभ हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण लगभग 637 ईस्वी में किया था। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण लगभग 637 ईस्वी में किया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग भारत आए थे, और हुएनसांग का ही चीनी नाम शी हुआंग टी है। साथियों, इस क्वेश्चन को हम बाद में डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो खराज, खम्स, उग्र, मुक्तई। तो 1, 3 और 4, मतलब खराज, उस्र और मुक्तई, यही भूमि उत्पाद पर लगने वाले टैक्स को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से
गोवा को छीना था। और बहमनी शासक मुजाहिद शाह की हत्या हो जाने के बाद विजयनगर शासक हरिहर टू ने अंदोनी, चोल, दाभोल और गोवा से बहमनियों को निकाल दिया तथा कृष्णा नदी विजयनगर की उत्तरी सीमा हो गई। क्वेश्चन नंबर 90 है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी, यह फिरदौसी संप्रदाय से था। क्वेश्चन नंबर, इसमें सुहावर्दी सिलसिले की एक प्रमुख शाखा थी फिरदौसी और इस शाखा का मुख्य कार्य क्षेत्र बिहार था एवं शरफुद्दीन इस सूफी शाखा के प्रसिद्ध संत थे। उनके पत्रों का संग्रह भक्तमाल नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 91, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर है विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, दोनों के रूप में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था क्योंकि इसी के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिसे तो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में आने वाला कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान भी जहांगीर ने ही कहा था। क्वेश्चन नंबर 93 है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बंगाल, इसका आंसर बंगाल है। अंग्रेजों को शोरा तथा अफीम बंगाल से प्राप्त होता था, जो लगभग 1895 तक जारी रहा। चूंकि तत्कालीन समय में बिहार बंगाल का हिस्सा था, अतः उत्तर बंगाल ही होगा, क्योंकि बिहार का पटना था इसका शोरा का स्थान। लेकिन उस वक्त बंगाल, ये बिहार और बंगाल को हम अलग विभाजन नहीं किए हुए थे, तो इसका आंसर बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 94 है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। और क्योंकि इसी के शासनकाल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिसमें इसे लूट कर वह अपने साथ ले गया। क्वेश्चन नंबर 95 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है नागानंद, हर्षचरित्र, तुगलकनामा, तोहफत उल मुबहिद्दीन, नीलदर्पण। इसको मिलान करना है बाण भट्ट, हर्षवर्धन, अमीर खुसरो, राजा राम मोहन राय, अब्दे मलिक इसामी और दीनबंधु मिश्र से। तो इसका एक आंसर 2 होगा। कहने का तात्पर्य है नागानंद नागा अर्जुन या नागानंद हर्षवर्धन के साथ, और 2 का आंसर 1 होगा, यानी हर्षचरित्र का बाण भट्ट है, यानी तुगलकनामा के रचयिता अमीर खुसरो है। तोहफे उल मुबहिद्दीन के रचयिता राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, इसलिए नीलदर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र, यहाँ मिश्र लिखा हुआ है लेकिन दीनबंधु मित्र भी। क्वेश्चन नंबर 96, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। तो इसका आंसर 1 और 3 है, यानी धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ये दोनों 1856 में ही लागू हुआ था। 1856 में धार्मिक असुविधा एवं हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान विधवा पुनर्विवाह कानून में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 97, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात है कि प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है।
गोपाल हरीश देशमुख महाराष्ट्र के बुद्धिजीवी थे जिन्होंने सामाजिक सुधारों तथा देशी उद्योगों की हिमायत की, लेकिन कुल मिलाकर अंग्रेजी शासन का स्वागत भी किया। क्वेश्चन नंबर 99 है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नादास्त्र। क्वेश्चन नंबर 100, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी को, सिर्फ बुद्धिजीवी को ये आकर्षित किया। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी को। क्वेश्चन नंबर 101 है, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 20 करोड़ वर्ष। 20 करोड़ वर्ष। हमारी आकाश गंगा का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सूर्य हमारी आकाश गंगा का एक तारा है। यह आकाश गंगा की एक परिक्रमा 200 मिलियन कहने से तात्पर्य 20 करोड़ वर्षों में करता है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ बढ़ते हैं। अगण्य चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। अगण्य चट्टान क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो टोक्यो है, न्यूयॉर्क भी है, लंदन भी है, लेकिन कैनबरा नहीं है। कैनबरा तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। क्वेश्चन नंबर 104, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आरक्षण अनिवार्य है। संपूर्ण पृथ्वी का 33% वन का होना बहुत जरूरी है। हम लोग वनों को काटने के बारे में तो सोचते हैं पर वन बहुत कम लगाते हैं, इसलिए 33% वन का होना आवश्यक है पर्यावरण संतुलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 105, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है? तो चीन। चाइना पत्थर के कोयले के भंडार में चाइना सबसे अग्रणी देश है। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का कटोरा क्षेत्र के उपनाम से हम लोग जानते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र अपनी उर्वरता एवं प्रचुर जल उपलब्धता के कारण चावल के लिए उपयुक्त स्थान है, इसलिए हम लोग कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? तो लूनी बंधित नहीं है। लूनी राजस्थान की भूमिबद्ध नदी है जो अजमेर के पास नागर पहाड़ से निकलकर राजस्थान और गुजरात में बहती है। यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है? तो आकाश साफ में ये इंगित होता है। आकाश का स्वच्छ होना मानसून के लौटने का संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत का सबसे बड़ी नदी तो गंगा है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री के गोमुख नामक ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है। यह गंगा नदी देवप्रयाग के ऊपर भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी में गंगा के निकट जाह्नवी नदी मिलती है। पुनः टिहरी बांध के निकट भिलांगना नदी में मिल जाती है। ये गंगा नदी का चीज था। क्वेश्चन नंबर 110, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो इसका आंसर पहले 3, 4, 1, 2 यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये क्षेत्रफल के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 111, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गंगोत्री सबसे बड़ा हिमनद है। क्वेश्चन गंगोत्री जो 30 किलोमीटर में विस्तृत है, कंचनजंगा 21 किलोमीटर, रुनडुन 15 किलोमीटर, केदारनाथ 14 किलोमीटर। हालांकि भारत के 4 सबसे विशाल हिमनद सियाचिन 75 किलोमीटर है, बाल्टोरा 50 किलोमीटर है, बियाफो 59 किलोमीटर, हिस्वर 62 किलोमीटर है। ये सभी काराकोरम हिमालय में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 112, मार्मा गोवा पतन स्थित है? तो गोवा में। यह वाणिज्यिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है?
अपतट में है। महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग अपतट के पास है क्योंकि छिछले पानी मत्स्य प्रजनन एवं पोषण के अनुकूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, छोटा नागपुर पठार है एक संप्राय भूमि। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि। छोटा नागपुर का पठार दक्षिण पूर्वी भारत की ओर फैला प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है। इसमें रोहतास से कैमूर पहाड़ी का भाग शामिल है। अत्यधिक पुराना होने के कारण एवं अपर्दन के फलस्वरूप यह संप्राय भूमि में परिणत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 115, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मोतिहारी में। बिहार में पहली चीनी मिल मोतिहारी में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 116, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो पहला। हालांकि अभी का क्वेश्चन अभी के हिसाब से ये इधर उधर भी हो सकता है, इसलिए करंट के हिसाब से करंट के नज़रिए से भी हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 117, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 174 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो गंडक, घघरा, सोन, पुनपुन। तो सोन नदी दक्षिण की तरफ से आके मिलती है। सोन और पुनपुन नदी दक्षिण से आके मिलती है, दक्षिण बिहार से। और गंडक और घाघरा नदी ये उत्तर बिहार से आके मिलती है गंगा नदी में। क्वेश्चन नंबर 119, विश्व का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है धनबाद से और हजारीबाग से। क्वेश्चन नंबर 120 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। हम चलिए कथन ए की तरफ देखते हैं क्या है। दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। इसका कारण बोल रहे हैं दक्षिण बिहार में उद्योग का विकास हुआ है। तो इस पर चर्चा करते हैं कि ये बात सही है कि उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित इसलिए है क्योंकि दक्षिण बिहार में उद्योग का ज़्यादा डेवलपमेंट है, ज़्यादा विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अनुच्छेद 85 के तहत। लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, वह एक परमानेंट संस्था है। क्वेश्चन नंबर 122, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त मत न हो सके। तो इसका आंसर, तो लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उसे अगर वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए लोकसभा चुनाव में जमानत राशि 25,000 रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवार के लिए 12,500 रुपये जमानत राशि के रूप में निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 123 है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है तो संसद के प्रति। संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 124 है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। 2026 तक ये यथावत रहेगी। क्वेश्चन नंबर 126 है, 125 है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देकर के वो रिजिग्नेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के द्वारा, पर राज्यसभा तो परमानेंट है, उसको भंग किया ही नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? तो इसका आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी। क्वेश्चन नंबर 128 है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त करता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 129, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है।
एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तभी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता स्पीकर ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है संसद के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो बिहार में विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो विधानसभाओं के निर्वाचन अनुच्छेद 170 में है। संविधान के अनुच्छेद 170 में यह कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी मतदाता उन्हें स्वयं चुनते हैं। इस अनुच्छेद में विदित है कि विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकेगी, लेकिन कुछ छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या घटा भी दी गई है। वर्तमान की सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम, इसमें मात्र 32 है, और सबसे विशाल विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 133, बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो ये करंट का सवाल हो जाएगा। वर्तमान में झारखंड से विभाजन के बाद बिहार में 40 सीटें और झारखंड में 14 सीटें रह गई हैं। तो लोकसभा में 40 सीट है और राज्यसभा में 16 सीट है। क्वेश्चन नंबर 134, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आ गया है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 135, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद स्वीकृति प्रदान करते हैं। 1952 में स्थापित राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृति देते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा अग्रणी राज्य है। गेहूं के उत्पादन में 137 8 अक्टूबर 1991 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर को 11% से घटाकर 12% प्रतिवर्ष 11% से बढ़ाकर 12% कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 138, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बिक्री कर। अब करों की नई प्रणाली जीएसटी लागू हो गई है, यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 139, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, यानी CSO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 140 है, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 84.6 करोड़ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ यानी 1.252 बिलियन है। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण और कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय होता है? तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सम्मिलित दायित्व, यानी कह सकते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 143, भारत में निर्यात प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं? तो 8 हैं। सरकार द्वारा समय समय पर किसी भी वस्तु के निर्यात पर प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उस वस्तु की बिक्री में कुछ समर्थन प्राप्त हो सके, परंतु सरकार को यदि यह लगे कि वह वस्तु मिलावटी है तो उससे समर्थन वापस लेकर उस वस्तु की बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार द्वारा प्रोत्साहन कृषि या निजी उद्योग किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 144 है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत 9.75% था। 145, 1995-96 के केंद्रीय बजट में आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई थी 40,000 रुपये तक। क्वेश्चन नंबर 146,
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए 1995-96 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित आवंटन है 726 करोड़ रुपए। बिहार की सिंचाई क्षमता आसनतः कितनी है? तो 91.64 लाख हेक्टेयर। बिहार की शस्य गहनता लगभग कितनी है? तो 138%। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी है। क्वेश्चन नंबर 150, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी। जिला विकास पदाधिकारी।